नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज की जो क्लास है वो पॉलिटी से रिलेटेड है और पॉलिटी में आर्टिकल्स और संशोधन दो चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे और टू द टॉपिक बात करेंगे जो 2021 की पेपर में आने के चांसेस हैं, जिन आर्टिकल्स के जिन संशोधन के पूछे जाने के चांसेस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आप लोगों का रिवीजन हो सके। क्लास के ही कई लोगों ने इस चीज़ के बारे में कहा था कि एक रिवीजन इस फास्ट ट्रैक पे इसका भी हो जाए, जो हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो संशोधन पढ़े हैं, तो एक बार में हम लोगों को मिल जाएगा, तो शायद इससे और बेनिफिट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये काम भी आपका किसी भी कंडीशन में रुके ना। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग 24वें नंबर के संविधान संशोधन से। तो गोलकनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया था। इसके द्वारा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में संशोधन किया गया। तो वैसे भी अगर आपको ये पता होगा, आर्टिकल्स आपने पढ़ा है, तो आर्टिकल 368 जो है वो संवैधानिक संशोधन आता है। आर्टिकल 368 में यह स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल होते हैं। आर्टिकल 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि पर लागू नहीं होगी। एक नया आर्टिकल 13 खंड 4 जोड़ा गया और स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। इसमें एक पॉइंट ये आता है केशवानंद भारती साहब वाला। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य घोषित किया था। ये बहुत पूछा जाता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 की जब भी बात होती है तो गोलकनाथवाद और केशवानंद भारतीवाद जरूर पूछा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग 26वें नंबर के संविधान संशोधन पे। तो ये संशोधन जो है माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रीवी पर्स वाला मामला था। बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया। संविधान से आर्टिकल 291 और 362 को हटा दिया गया जो इन विषयों से रिलेटेड थे। एक नया आर्टिकल 263A जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 26वां संविधान संशोधन क्या है? प्रीवी पर्स की समाप्ति है। ठीक है, प्रीवी पर्स एग्जैक्टली क्या होता है? एक तरह का पेंशन आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने निर्धारित किया था, उसको बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है 31वें संविधान संशोधन 1973 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 81 में संशोधन कर गए लोकसभा सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, 545 कर दिया गया। नेक्स्ट है सिक्किम को सह राज्य के बारे में बात करें तो एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया और ये था 35वें नंबर का संविधान संशोधन। 36वें नंबर के संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये 1975 में दिया गया। ठीक है, और 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। बहुत पूछा जाता है सिक्किम से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। सिक्किम का एक नया अपडेशन और हुआ है क्लास में, अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था और इवन जो बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग बात करेंगे 42वें नंबर के संविधान संशोधन 1976 के बारे में। तो इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं और पूछा भी जाता है इससे काफ़ी क्वेश्चंस। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है और इसमें कुछ प्रमुख संविधान संशोधन है, जैसे संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके अलावा आर्टिकल 31 गा जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों में 3 निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। पहला तो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये आपका आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, आर्टिकल 39A है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, ये आपका 43A है, आर्टिकल 43A है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये आपका है आर्टिकल 48A। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 48A जो है बहुत पूछा जाता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी पूछा जाता है। इसमें एक नए अध्याय भाग 4A में आर्टिकल 51A जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा और लोकसभा की समयावधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 कर दिया गया।
लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों की संख्या को वर्ष 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। आर्टिकल 356 के तहत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। इसमें बहुत सारे संशोधन जो है वो हुए थे। ठीक है, तो ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है कि विधानसभा और लोकसभा की समयावधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और इसके अलावा क्या था इंपॉर्टेंट, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 2 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है 44वें नंबर के संविधान संशोधन 1978 की। ठीक, इसमें क्या है, ये संशोधन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह संशोधन किया था। इसमें आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार जो है अतिरिक्त अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को समाहित कर दिया गया या शामिल किया गया। पहले आंतरिक अशांति थी, उसके बाद क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा जो बड़ा पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है, मूल अधिकारों में सम्मिलित जो संपत्ति के अधिकार है उसको समाप्त करके आर्टिकल 300 का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया और आर्टिकल 31 तथा आर्टिकल 19(1)(f) को निरसित कर दिया गया। तो ये बहुत पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है विधिक अधिकार है और ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300 का में है। इसमें एक पॉइंट और आता है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि जो है पुनः 5 वर्ष कर दी गई। तो जो आपका 42वें संविधान संशोधन में गलती हुई थी वो आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 में सुधार कर ली गई। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग बात करेंगे 52वें नंबर के संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो इसमें दल बदल पर रोक लगा दिया गया। आर्टिकल 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल ये है कि 52वां नंबर का संविधान संशोधन, 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 वाला दल बदल पर रोक से संबंधित है। नेक्स्ट है, अब बारी आती है 61वें नंबर के संविधान संशोधन 1989 के बारे में। तो ये क्या है एग्जैक्टली, आर्टिकल 326 में संशोधन करके, मतलब 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई। तो 61वें नंबर का संविधान संशोधन 1989 क्या है, इसमें आयु घटा दी गई लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की। तो न्यूनतम आयु कर दी गई 21 से घटाकर 18। अब बारी आती है 65वें नंबर के संविधान संशोधन के बारे में। तो 65वें नंबर के संविधान संशोधन 1990 में एग्जैक्टली क्या है, आर्टिकल 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कॉपी में नोट डाउन है पहले से ही, बस ये मैं रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि एक वीडियो एक ऑडियो देखकर आप मैक्सिमम रिवाइज कर सकें और आपके नंबर इससे गेन हो सके, ठीक है, बढ़ सकें। अब लास्ट 10 to 15 डेज में आपको क्या क्या करना है इसी बेसिस पे आपका ये कराया जा रहा है। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन, 69 नंबर के संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 70वें नंबर के संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग पे आते हैं तो 86वें नंबर के संविधान संशोधन पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली ये क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 21A शामिल किया गया तथा आर्टिकल 51A और आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया। आर्टिकल 51A के द्वारा 11वें नंबर का कर्तव्य जोड़ा गया। तो 86वें नंबर के संविधान संशोधन 2002 में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के बारे में बात थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 101 संविधान संशोधन 2016। तो संविधान में एक नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया। ये आपका प्रावधान करता है कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों को वस्तु और सेवा कर मतलब GST से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का
अधिकार होगा। आर्टिकल 269A के बारे में बात करें तो संविधान में एक नया आर्टिकल 269A जोड़ा गया जो प्रावधान करता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार के विषय में जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार इस पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाएंगे, परंतु उनका विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाएगा। तो टोटल जो है 101 नंबर का संविधान संशोधन 2016 वाला वो जीएसटी के बेसिस पे था, जीएसटी पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो ये काफ़ी पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अनुसूचियों के बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। अनुसूचियों से रिलेटेड जो आपका बोल सकते हैं एक पेज आपको क्लास में कई बार प्रोवाइड भी किया गया है। कोशिश करूँगा कि फिर से आपको आज प्रोवाइड करा दिया जाए उसको, तो आप उसको देख सकते हैं जिसके पास भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल्स के ऊपर में, कौन कौन से आर्टिकल जो हैं महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल 1 जो है संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 जो है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से रिलेटेड है। आर्टिकल 3 जो है नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं व नामों में परिवर्तन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 नामों में अगर परिवर्तन के बारे में पूछा जाए तो कैसे होता है, कहाँ होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है, पता होना चाहिए। तो नए राज्यों के नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नामों में परिवर्तन, ये आपका आर्टिकल 3 में आता है। नेक्स्ट है नागरिकता, इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। आर्टिकल 7 जो है नागरिकता पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान है। इसके अलावा आर्टिकल 8 जो है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं। देखिए इसमें एक आर्टिकल ऐसे पूछा जाता है, नागरिकता से संबंधित आर्टिकल किस में आता है, तो आर्टिकल 5 to 11 के बीच में नागरिकता है। और अब हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में, तो 12 से 35 के बीच में आपका मूल अधिकार जो है वो आता है, 12 से 35। तो आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो विधि के समक्ष समता के अधिकार से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 के बारे में अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 15 एग्जैक्टली क्या कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता के अंत के बारे में है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों के अंत के बारे में है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, बोलने की आज़ादी होती है, वाक स्वतंत्रता होती है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल वाला जो भी मैंने बताया है उसके बारे में। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण होता है। आर्टिकल 23 बलात्श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध। आर्टिकल 24 कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये आप में से जितने भी बच्चे नेक्सस जीएस से एनरोल्ड हैं उन सबको ये चीज़ें रटी हुई होंगी, श्योर शॉट है, क्योंकि एक ही चीज़ मैंने बहुत बार पढ़ाई है आपको क्लास में। ठीक है, और ये अभी मैं रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जामिनेशन है 24 अक्टूबर को, तो कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आपसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। पॉलिटी का सेक्शन ऐसा होता है जहाँ से आप आसानी से 20 में से 18 नंबर गेन कर सकते हैं, 90%, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है आपका पॉलिटी का। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट आप फैमिलियर होते हो उससे। नए जो पूछे जा सकते हैं, नए जो बन सकते हैं, उसमें आपका बोल सकते हैं अपडेशन ही होता है, इसके अलावा उसमें नए आर्टिकल्स तो बन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें नई आ रही हैं वो आप देख सकते हैं, और इसके अलावा जो करंट ओरिएंटेड डाटा है वो आप देख सकते हैं इसमें। तो हर एक चीज़ आपको पढ़ाई गई है। तो 20 में से 18 नंबर की कोशिश तो आपकी रहनी चाहिए कि पॉलिटी के सेक्शन में आपके गलत ना हो। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 300 का के बारे में, तो संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। हाँ, ये आपका पहले आर्टिकल 31 में था। संपत्ति का जो अनिवार्य अधिग्रहण है जो निरस्त किया गया वो आर्टिकल 39 में है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 39A के बारे में। आर्टिकल 39A जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से रिलेटेड है। आर्टिकल 40 जो है 40 वो ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड है।
ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 44 के बारे में बात करें, कॉमन सिविल कोड है। एग्जैक्टली क्या होता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है ये। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। आर्टिकल 48 ए ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से रिलेटेड है। आर्टिकल 50 के बारे में बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में है। आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति के बारे में। तो प्रेसिडेंट पावर के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, 52 से लेकर 62 तक ये है। और इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, और ये पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जा जाते हैं। आर्टिकल 63 के बारे में बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 63 पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स जो है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, या फिर उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 72 भी है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, लगभग से पूछा जाता है। तो आर्टिकल 72 क्या है? क्षमा आदि की कुछ और मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी करंट रिलेटेड आपका जो जीएस पढ़ाई गई है क्लास में, होपफुली याद होगा आप लोगों को, राज्यपाल से संबंधित कुछ अधिकार जो है वो चेंज किए गए हैं। उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को याद होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 3 से 4 दिन पहले ही आपको क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, कि किस किस वजह से आपका जो राज्यपाल हैं उनकी शक्तियों में बदलाव किया गया है, कौन से ऐसे कारण हैं जहाँ पे वो जो बोल सकते हैं कि मृत्युदंड है उसको क्षमा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी दशाएं हैं। तो 14 साल की अगर किसी ने सज़ा कंप्लीट कर ली हो, उसके बाद राज्यपाल इसके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। अभी तक राज्यपाल के पास ऐसी पावर नहीं थी, अब इसमें अपडेशन हुआ है। नेक्स्ट है आर्टिकल 74 के बारे में बात करें तो राष्ट्रपतियों को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 79 संसद के गठन से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 100, ये भी बहुत पूछा जाता है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये आर्टिकल आपका 100 है। आर्टिकल 105 के बारे में बात करें तो संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों व विशेषाधिकार अधिकार, तो ये आपका आर्टिकल 105 आता है, संसदीय विशेषाधिकार इसको बोल सकते हैं हम लोग। आर्टिकल 108 के बारे में बात करें तो ये आपका संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, आहूत का अधिकार किसके होता है और बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। आहूत का जो अधिकार होता है वो किसका होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, उम्मीद है सभी को आता होगा। तो कुछ दशाओं में दोनों को संयुक्त बैठक का अधिकार होता है। आर्टिकल 108 जो है वो संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड है। तो आहूत करने का अधिकार किसको होता है और बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करते हैं। 109 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये आपका धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से रिलेटेड है। आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा है। आर्टिकल 111 विधेयकों पर अनुमति है। आर्टिकल 112 ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द आता है। वैसे तो नॉर्मल बोलचाल में हम लोग इसको बजट बोलते हैं, लेकिन बजट कोई बोल सकते हैं संवैधानिक शब्द नहीं है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द जो है वो आपका बोल सकते हैं कि आर्टिकल 112 में आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 117 के बारे में बात करें तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं
आर्टिकल 124 ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। रीज़न ये है कि अभी हाल ही में अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स की क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हाल ही में कितने महिला न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और उनको मिलाकर टोटल कितने लोगों को नियुक्त किया गया है, लेकिन महिलाओं की संख्या आपको स्पेशली बतानी है। तो आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों का मतलब होता है एडॉक जजेस। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। एक वर्ड आता है अभिलेख न्यायालय, एग्जैक्टली ये है क्या? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है, कोई जजमेंट दे दिया है, तो उसके आधार पर जो छोटे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो गया या फिर जो आपका जिले वाला कोर्ट हो गया, तो उन सब में बहुत आसानी से उसी जजमेंट के बेसिस पे डिसीजन दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 137 के बारे में बात करें तो न्यायिक पुनर्विलोकन से रिलेटेड है, न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित है आपका ये। नेक्स्ट है आर्टिकल 143, ये आपका परामर्श की शक्ति होती है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। आर्टिकल 148 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है, होपफुली इस बार पूछ लिया जाए, एक्स्ट्रा में कुछ चीज़ है। तो आर्टिकल 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति है, और 160 जो है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। ये है आपका आर्टिकल 161 में। जिसको ना आता होगा इसको नोट भी कर लेगा, क्योंकि ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता। आर्टिकल 169 विधान परिषदों के गठन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 200, ये आपका विधेयकों पर अनुमति से रिलेटेड है। आर्टिकल 213 विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है, जैसे आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत आपका राष्ट्रपति को होती है, उसी तरह से अगर अध्यादेश के बारे में बात करें तो आर्टिकल 213 के तहत आपका राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान होती है। अब आर्टिकल 214 के बारे में बात करें, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है आर्टिकल 214। नेक्स्ट है आर्टिकल 226 कुछ रिट की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, आपको याद होगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये एग्जैक्टली हैं क्या। ठीक, याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसमें आपका कौन सा बड़ी चीज़ है, और इससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जो बनता है एग्जैक्टली मिस आउट हो रहा है मेरे से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी मिस आउट हो रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, होपफुली दिमाग में आ जाएगा, तुरंत ही स्ट्राइक कर जाएगा। बहुत मतलब ऐसी बेस चीज़ है ये, बोल सकते हैं कि पॉलिटी का, कि सभी को पता होता है। आर्टिकल 226 के बारे में बात करें, कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 243A ये आपका ग्राम सभा से रिलेटेड है। आर्टिकल 243 खा पंचायतों के संगठन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 वित्त आयोग है। आर्टिकल इस बीच में एक मिस आउट हो गया, आर्टिकल 249 भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद को होती है। आर्टिकल 253 भी बहुत पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। आर्टिकल 254 भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 254 में एग्जैक्टली क्या है। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति, ये आपका आर्टिकल 254 के अंतर्गत आता है। 263 जो पूछा जाता है वो आपका अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध होता है। आर्टिकल 266 संचित निधियां और आपका बोल सकते हैं लोकलेख है।
आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 300 का के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 312 में, ये है अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड। नेक्स्ट है आर्टिकल 315, होपफुली सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों को पता होगा। आर्टिकल 315 जो है वो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 324 निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में है। आर्टिकल 332 के बारे में बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। 335 भी बहुत पूछा जाता है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 343 बहुत पूछा जाता है, ये भी पता होना चाहिए, संघ की राजभाषा है ये। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं 348 के बारे में, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है। 352 बहुत पूछा जाता है, आपात की उद्घोषणा है। 356 बहुत पूछा जाता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर की दशा में उपबंध होता है ये। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल पूछा जाता है कि कितनी बार लगाया गया, तो आज तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 368 के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है, संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका इतना ही है जो आपका आर्टिकल 368 के तक आपका पूछा जाता है। बाकी फिर अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ना है तो बहुत सारी बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत साहब की है, डी बसु साहब की है, सुभाष कश्यप जी की है, इन सारी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि अधिवेशन जो आर्टिकल्स थे, उन सारे आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है, कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं बचा है जो बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हो और जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो। ठीक है। और बाकी इन सब चीज़ों के बारे में क्लास में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। बस ये एक बोल सकते हैं कि रिवीजन था, जिसके थ्रू आपका बोल सकते हैं कि आराम से आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ, अभी हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहे थे, आर्टिकल 32 के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में थोड़ी सी पूरी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे लगभग से पूछ ही लिया जाता है। लगभग से हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है इससे ज़रूर पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 32 क्या है एग्जैक्टली? तो आर्टिकल 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम भी है। और अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को आप बताइएगा कि क्या कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे इसी आर्टिकल के तहत न्यायालय द्वारा प्रदान की जाने वाली रिटों के बारे में। तो सबसे पहले तो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो हैबियस कॉर्पस जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, अपना शरीर प्राप्त करना। तो यह सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। उनके विरुद्ध नहीं जिन्हें न्यायालय दंडित कर चुका है, उनके विरुद्ध नहीं जो निवारक नज़रबंदी में बंद हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए बोल सकते हैं रेस जुडिक्सा का सिद्धांत लागू नहीं होता, जिस पर पहले ही निर्णय हो चुका है। जिस मामले पर न्यायपालिका ने अपने निर्णय दे दिया है, उस मामले पर पुनः उसी आधार पर न्यायपालिका के समक्ष नहीं लाया जाएगा। ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, हैबियस कॉर्पस होता है। अब बारी आती है परमादेश के बारे में, जिसको इंग्लिश में मैंडमस बोलते हैं हम लोग। आदेश देना, उच्चतर अधिकारी द्वारा निम्नतर अधिकारी को आदेश देना, ये आपका मैंडमस आता है। ये आपका रिट जो है लोक पदों पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है, क्योंकि उससे सामाजिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। और ये रिटें जो हैं निजी कंपनियों और निजी पदों पर बैठे व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध भी ये रिटें नहीं जारी की जा सकती है। अब आती है बारी क्यू वारंटों के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग अधिकार प्रक्षा।
ये किस अधिकार से, इसका मतलब होता है किस अधिकार से। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो, ये रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो आपका संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए हैं। तो अधिकार परीक्षा क्या होता है, क्यों वारंटो जिसको बोलते हैं, किस अधिकार से आप बैठे हैं। उत्प्रेषण के बारे में बात करें तो मंगा लेना इसका मतलब होता है। उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है, और ये रिट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत ने उस मामले पर फैसला नहीं दिया है। यह हमेशा आपका उत्तरवर्ती चरण में दिया जाता है। अब हम लोग की बारी आती है प्रतिषेध के बारे में। एग्जैक्टली क्या होता है, प्रोहिबिशन बोलते हैं, मना कर देना इसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ये क्या है, प्रोहिबिशन क्या होता है। तो उच्चतम न्यायालय निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। कब, जब मामला निचली अदालत में लंबित हो। प्रतिषेध हमेशा पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। तो निर्धारित जो प्रक्रिया है यह उच्चतम न्यायालय की परंपरागत प्रक्रिया थी, जिसे वादी प्रतिवादी न्याय की प्रक्रिया कहा जा सकता है। तो बोला जा सकता है कि इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय वही व्यक्ति जाएगा जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। इसकी कमी यह थी कि इसमें प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण थी, न्याय नहीं था। ठीक है, तो आपका ये जो बोल सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, इनके बारे में एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है और ये आपको याद भी होने चाहिए। चलिए, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना था, होपफुली इसी 30 से 31 मिनट की जो क्लास है उसमें से आपको वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और वैसे भी इन आर्टिकल्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है क्लास में, एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। चलिए, फिलहाल के इतना ही। थैंक यू सो मच।